आज हम डिस्कस करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस सबसे पहले है क्या? तो ये IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है नेज़ल म्यूकोसा का एयरबोर्न एल्टीजन के प्रति, एयरबोर्न एलर्जन के प्रति। तो यहाँ पे क्या होगा, एलर्जिक राइनाइटिस जो कि हमारी नेज़ल म्यूकोसा का रिस्पॉन्स है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसके प्रति? जो हवा में एलर्जेंस होते हैं उसके अगेंस्ट रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, उसे क्या कहते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस। ये किससे कैरेक्टराइज होता है? तो वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, इचिंग, ये सब इसके फीचर्स हैं। तो नेज़ल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, इचिंग, ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब यहाँ पे दिस में एल्सो एसोसिएटेड विद सिम्टम ऑफ ईचिंग इन द आइस। इसके साथ साथ क्या हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस में? आँखों में ईचिंग भी हो सकती है, और साथ में क्या हो सकता है, पैलेट एंड फेरिक्स में भी ईचिंग हो सकती है। इसके दो क्लिनिकल टाइप्स होते हैं, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस और पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीजनल। तो सीजनल जो है पर्टिकुलर सीज़न में होती है, जब पोलन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट, किसी पर्टिकुलर प्लांट के पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स होते हैं तो उस सीज़न में ग्रो करते हैं, तो उसमें उनके अगेंस्ट सेंसिटिविटी पेशेंट की देखने को मिलेगी। जो कि पोलन ग्रेन एयर में रहेंगे उससे रिएक्ट करेंगे, उसके प्रति रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। पेरिनियल सिम्टम्स देखेंगे तो पेरिनियल में टाइप में क्या होगा, सिम्टम जो है वो थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसकी ईटियोलॉजी को देख लेते हैं। तो ईटियोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला है इनहेलेंट एलर्जेंस, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, देयर में भी सीजनल और पेरिनियल, ये भी सीजनल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं। तो सीजनल एलर्जेंस वो होते हैं जैसे कि ट्री, ग्रासेस, स्वीट्स किसी पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर पोलन ग्रेन पर्टिकुलर प्लांट पे लगते हैं, ठीक है, उनसे होगा। वेरी जियोग्राफिकली होते हैं। देन द नॉलेज ऑफ पोलन अपीयरिंग इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर सीजन इन विच दे अकर इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस दौरान हम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी पर्सन को किसी प्लांट से एलर्जी है उस मौसम में तो उसे अवॉइड कर सकता है, मैनेजमेंट में आ जाएगा ये। देयर नॉलेज आल्सो हेल्प इन स्किन टेस्ट, तो है स्किन टेस्ट जो करेंगे हम सेंसिटिविटी के लिए, तो वो भी हम स्किन टेस्ट में भी हेल्पफुल होगा। पेरिनियल एलर्जेंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, जो पेरिनियल हमने देखे वो थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये क्या क्या रहेंगे, डस्ट माइट हो गया, कॉकरोच रहे हो गए, मोल्ड्स हो गए, डेंडर्स हो गए, एनिमल के डेंडर्स हो गए, तो ये थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्लांट से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में देखने को मिलते हैं, इसे सीजनल बोलते हैं। और जो डेंडर, डस्ट, माइट्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, ये पेरिनियल में आ जाएगा। अब डस्ट माइट्स लाइव ऑन अ स्किन स्केल्स एंड अदर डेब्रिस आर फाउंड इन बेडिंग मेट्रेसेस, पिलोस, कारपेट्स, ठीक है। तो ये तकिए पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बेड्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं, मेट्रेसेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कारपेट पे, तो इन सब पे ये चिपके हुए मिल सकते हैं डेंडर्स। अब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि चांसेस ऑफ चिल्ड्रन डेवलपिंग एलर्जी आर 20 and 47% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें एलर्जी के डेवलप होने के चांसेस यहाँ पे बताया गया है। इफ़ वन और बोथ पेरेंट्स सफ़र फ्रॉम एलर्जिक डायथिस, अगर किसी में माता पिता में एलर्जी होने की टेंडेंसी है तो उसके बच्चों में होने की चांसेस देखने को मिलेंगे। अब पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस की बात करें तो इनहेल्ड एलर्जन जो है वो स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट बनेगी, तो एलर्जन जो है वो क्या करेंगे, उनके प्रति अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी बनेगी। तो these एंटीबॉडी बिकम फिक्स टू द ब्लड बेसोफिल और टिश्यू, ब्लड बेसोफिल से फिक्स हो जाएगी और टिश्यू मास सेल जो बेसोफिली है तो उनसे अटैच हो जाएगी, उनके लिए FC रिसेप्टर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंटीजन कंबाइन विद IgE एंटीबॉडी, एंटीजन किससे कंबाइन हो जाएगा, IgE एंटीबॉडी से। जो IgE एंटीबॉडी का मास सेल बेसोफिल पे जो FC रिसेप्टर है, फेब एंड है, वहाँ पे ये अटैच हो जाएगी। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस डी ग्रेन्युलेशन ऑफ द मास सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मास सेल का डी ग्रेन्युलेशन हो जाएगा, जिससे कि बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे। फिर क्या होगा, दीज मीडिएटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ एलर्जिक डिसीज। फिर ये जो सिम्टोमेटोलॉजी है, सिम्टम्स इसी वजह से आए क्योंकि मीडिएटर्स निकले। अब
डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व, जो टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी पैथोजेनेसिस। तो क्या क्या हो सकता है, वासो डायलेटेशन हो जाएगा, म्यूकोशल एडिमा, इनफिल्ट्रेशन विथ इओसिनोफिल्स का इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा म्यूकोसा में, वासो डायलेटेशन हो जाएगा, एक्सेसिव सिक्रीशन फ्रॉम नेजल्स ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। और साथ में क्या होगा, प्राइमिंग इफेक्ट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब, जो कि म्यूकोसा अर्लियर सिंथेसाइज टू एन एलर्जन विल रिएक्ट स्मॉलर डस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट स्पेसिफिक एलर्जेंस, यानी कि यही है कि पहले से सेंसिटाइज हो चुकी है तो वो तुरंत फिर रिएक्शन अपन को देखने को मिलेगी। अर्ली सेंसिटाइज है, पहले से सेंसिटाइजेशन हो चुका है तो तुरंत अपन को रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो गेट प्राइम्ड टू अदर नॉन स्पेसिफिक एंटीजन टू विच द पेशेंट वाज नॉट एक्सपोज, मतलब कि पहले एक्सपोज नहीं हुआ लेकिन पहले सेंसिटाइज हो चुकी है उसकी सेल्स, तो भी वो रिस्पॉन्स अपन को देखने को मिल सकता है। नॉन स्पेसिफिक नेजल हाइपर्स, नॉन स्पेसिफिक जो नेजल हाइपर रिएक्टिविटी है ये भी अपन को देखने को मिलेगी, हाइपर रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी नेजल्स म्यूकोसा में। और ऐसे पेशेंट में जो कि एलर्जिक राइनाइटिस सफ़र कर रहे हैं, देयर इज़ इंक्रीज नेजल रिस्पॉन्स टू नॉर्मल स्टिमुलाई रिजल्टिंग इन, आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि नेजल रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा नॉर्मल स्टिमुलाई के प्रति भी, क्योंकि एलर्जी की टेंडेंसी है तो जो नॉर्मल स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट भी सेम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल कंजेशन, ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्लिनिकली एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो 2 फेज में होती है, एक्यूट अर्ली फेज और लेट डिलेड फेज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्यूट अर्ली फेज, तो ये इमीडिएटली 5 से 30 मिनट में होती है। जैसे एलर्जन के एक्सपोजर में है 5 से 30 मिनट में इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसको अर्ली फेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगा, राइनोरिया, नेजल ब्लॉकेज, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। और साथ में वासो एक्टिव अमाइंस लाइक हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से राइनोरिया, स्नीजिंग, नेजल ब्लॉकेज और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिला। इसके अलावा डिले फेज जो होती है वो 2 से 8 घंटे बाद देखने को मिलती है, एलर्जन के एक्सपोजर के 2 से 8 घंटे बाद। इट इज़ ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स जैसे कि इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, CD4 टी सेल्स, इन सब सेल्स के एक्सपोजर होने से क्या देखने को मिलेगा, डिलेड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा 2 to 8 आवर्स के बाद। यहाँ पे क्या होगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग होगा और थिक सिक्रीशन निकलेंगे। अब फिर इन द इवेंट ऑफ रिपीटेड और कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एलर्जेंस, एक्यूट फेज सिम्टोमेटोलॉजी ओवरलैप द लेट फेज, फिर एक्यूट फेज लेट फेज जो है दोनों के सिम्टम ओवरलैप होने लगेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ऑफ IgE एंटीबॉडी, तो इसमें FC एंड हो गया, फेब एंड हो गया, हेवी चेन एंड लाइट चेन जो कि हर एंटीबॉडी में होती है, और टेल हो गई। फिर यहाँ पे ये न्यू सबसे पहले जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो किससे अटैच है, मास्ट सेल से। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मास्ट सेल से एंटीबॉडी अटैच हो गई, और फिर हमें ये जो मास्ट सेल है उससे एंटीबॉडी अटैच है और उससे एंटीजन का अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीडिएटर रिलीज़ किए, तो न्यूली सिंथेसाइज मीडिएटर, और कभी कभी क्या होता है पहले क्या सेंसिटाइज थी तो वो परफॉर्म मीडिएटर्स निकलेंगे, तो ये हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या किया जाएगा, देयर इज़ नो एज और सेक्स प्रेडिक्शन, तो एज और सेक्स के बारे में कोई ऐसा वो नहीं है। इट में स्टार्ट इन इन्फेंट्स में भी हो सकता है, 6 मंथ, और ओल्डर पीपल में भी देखा जाता है। यूजुअली जो ऑनसेट है इसका 12 से 16 साल एज ग्रुप में ज़्यादातर देखा जाता है। और कार्डिनल सिम्टम्स क्या है इसके, नेज़ल एलर्जी जिसके साथ स्नीजिंग देखने को मिलेगी, 10 से 20 स्नीज एट अ टाइम, ठीक है, 10 से 20 बार उसको छींके आएगी। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, पानी आएगा, वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज, उसके साथ साथ ईचिंग होगी, और ईचिंग आइस में भी हो सकती है, पैलेट में, फेरिंग्स में, सब जगह ईचिंग देखने को मिल सकती है। सम में गेट ब्रोंकोस्पाज्म, कुछ लोगों में ब्रोंकोस्पाज्म भी देखने को मिल सकता है, और वेरी करते हैं सीजन टू सीजन या पर्सन टू पर्सन इसके सिम्टम की बात करें तो पेरिनियल एलर्जी जो है, जो कि कैसी रहती थी, थ्रू आउट द ईयर रहती थी, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है सीजनल के कंपैरिजन में। दे इंक्लूड फ्रिक्वेंट कोल्ड, इसमें क्या क्या सिम्टम रहेंगे, कोल्ड देखने को मिलेगा, फ्रिक्वेंट कोल्ड, परसिस्टेंटली स्टफी नोज भरा हुआ रहेगा, लॉस ऑफ सेंसेस ऑफ स्मेल ड्यू टू म्यूकोसल एडिमा, पोस्ट नेजल ड्रिप, क्रोनिक कफ, ठीक है, और हेयरिंग
इम्पेयरमेंट, तो सुनने में भी इसको रुकावट आ गई, इडीमा हो गया म्यूकोसा में। इसके अलावा क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ सेंसेस ऑफ स्मेल, स्मेल नहीं आ रही है, स्टफी नोज है, ये सब यूस्टेशियन ट्यूब के ब्लॉकेज होने की वजह से मिडिल ईयर में यूस्टेशियन ट्यूब का क्या होगा उसमें ब्लॉकेज होगा, उसकी वजह से हेयरिंग में डिफेक्ट आएगा। साइंस ऑफ एलर्जी में बी सीन इन द नोज, आइज एंड ईयर्स, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। तो हम इसके साइंस देखते हैं। नेजल साइंस, नेजल साइंस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लैक लाइन्स अक्रॉस द मिडिल ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज ड्यू टू कॉन्सेंट अपवर्ड रबिंग ऑफ नोज, ठीक है, रब करने की वजह से हमें ब्लैक लाइन्स देखने को मिलेगी। और साथ में एलर्जिक सल्यूट कहते हैं इसे। और पेल इडीमेटस नेजल म्यूकोजा, ठीक है, नेजल म्यूकोजा कैसे रहेगी, पेल एंड इडीमेटस, इडीमा होगा है नेजल म्यूकोजा का। फिर बाद में वो ब्लूइश अपीयर होगी। फिर उसके अलावा वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है नेजल म्यूकोसा में। और डिस्चार्ज के साथ थिक वाटरी म्यूकोइड डिस्चार्ज यूजुअली प्रेजेंट रहेगा। नोज के साइन सिम्टम हमने देखे कि इडीमा हो गया म्यूकस का, मेम्ब्रेन का। उसके अलावा 3 वाटरी म्यूकोइड डिस्चार्ज पास होगा, ब्लैक लाइन्स देखने को मिलेगी, ये सब है। फिर ओकुलर साइंस, तो ओकुलर साइंस में क्या क्या हो जाएंगे, ओकुलर साइंस में आ जाएंगे अपने इडीमा ऑफ लिड्स, ठीक है, आँखों की जो लिड्स होती है वहाँ पे हमें इडीमा देखने को मिलेगा। कंजेशन, कोबल स्टोन अपीयरेंस रहेगा कंजक्टिवा का, और साथ में डार्क सर्कल देखने को मिलेंगे आँखों के आसपास। फिर एलर्जिक शाइनर्स भी बोलते हैं इसे, तो मतलब कि आँखों के आसपास डार्क रिंग बन गए। और साथ में क्या हो गया, कंजेशन हो गया, कोबल स्टोन अपीयरेंस, इडीमा हो गया लिड्स का। ऑटोलॉजिक साइंस, कान में क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, टिम्पेरिक मेम्ब्रेन जो है, और सीरस ओटाइटिस मीडिया, यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब के ब्लॉकेज होने से देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद हमें फेरेंजियल साइंस, फेरेंजियल साइंस में क्या क्या जाएंगे, तो ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस ड्यू टू हाइपरप्लासिया और सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू, सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू का हाइपरप्लासिया हो जाएगा, उसकी वजह से हमें ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस देखने को मिल सकता है। फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, हाइपरप्लासिया हो गया किसका, लिम्फोइड टिश्यू का, सब म्यूकोसल लिम्फोइड टिश्यू का। फिर चाइल्ड जो है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में सो ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोलॉन्ग माउथ ब्रीदिंग, मतलब कि बच्चों में फिर मुंह से सांस लेगा। एडिनोइड हाइपरप्लासिया, फिर उसकी वजह से क्या होगा, एडिनोइड हाइपरप्लासिया, एडिनोइड हाइपरप्लासिया सेल्स का नंबर करने लगा। और लेरिंजियल साइंस में क्या क्या आ जाएगा, तो हॉर्सनेस, भारीपन रहेगा आवाज़ का, और एडिमा देखने को मिलेगा वोकल कॉर्ड का। देन उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस पार्ट। तो डायग्नोसिस में न्यू एलर्जिक राइनाइटिस जो है इट्स इफेक्ट ऑन अस्थमा, ठीक है, इसको क्लासीफाई किया है टेबल नंबर 30.1। तो ये जो यहाँ पे जो अस्थमा भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो हम टेबल इसको देख लेते हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस का एरिया यहाँ पे दिया है। तो ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़ में देख लेते हैं, इंटरमीडिएट और परसिस्टेंट। इंटरमीडिएट यानी सिम्टम जो है वो प्रेजेंट के क्या क्या रहेंगे, तो लेस देन 4 डेज अ वीक में 4 डेज ही सिम्टम रहेंगे, और लेस देन 4 वीक्स से कम रहेगा। और परसिस्टेंट वाले में 4 दिन से ज़्यादा रहेगा वीक में, और 4 वीक से ज़्यादा। तो ये रहेगा ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़। सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या क्या रहेगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, डेली एक्टिविटी इम्पेयर हो जाएगी, स्कूल एंड वर्क इम्पेयरमेंट आएगा उसमें, और टर्बल सम सिम्टम देखने को मिलेगा, ट्रबल सम सिम्टम, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं पर्सन को। मॉडरेट एंड सीवियर में क्या देखने को मिलेगा, वन और मोर पावर सिम्टम, ऊपर दिए गए जितने भी सिम्टम है उससे एक से ज़्यादा सिम्टम देखने को मिले। माइल्ड वाले 2 से ज़्यादा सिम्टम है, उसको मॉडरेट और सीवियर में रख देंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो डायग्नोसिस पार्ट था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड सिम्टम, ड्यूरेशन देखा, और सीवियरिटी ऑफ डिसीज पे डिपेंड करेगा ये डायग्नोसिस। अब यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिल सकती है पुरानी के लेजेंड्स के प्रति, क्या उसकी हिस्ट्री पूछ लेंगे हम। देन उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन पार्ट। इन्वेस्टिगेशन में टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट लगाएंगे तो यूसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेजल स्मेयर, जिसमें कि हमें क्या लार्ज यूसिनोफिल नंबर देखने को मिलेगा एलर्जिक राइनाइटिस में। और नेजल स्मेयर शुड बी टेकन एट अ टाइम ऑफ क्लिनिकली एक्टिव डिसीज और आफ्टर नेजल चैलेंजेस। तो ये हमें
इओसिनोफिल्स को जो काउंट है वो अपन को एलर्जिक राइनाइटिस में नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और नेज़ल स्मेयर हमें लेना चाहिए, मतलब कि एक्टिव डिसीज़ जो है, क्लिनिकली एक्टिव डिसीज़ उनमें भी लेना चाहिए। नेज़ल इओसिनोफिलिया जो है सर्टेन जो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है उसमें भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विद इओसिनोफिलिया सिंड्रोम। यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नेज़ल स्मेयर की हमने बात की, तो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस जो कि NARES है, इसमें भी इओसिनोफिल नंबर बढ़ा हुआ हो सकता है, तो इसलिए इस दौरान में हमें नेज़ल स्मेयर ले सकते हैं। स्किन, क्योंकि इओसिनोफिल काउंट से टोटल डिफरेंशियल काउंट में तो इओसिनोफिल नंबर बढ़ गया ऐसा। स्किन टेस्ट की बात करें तो स्किन प्रिक टेस्ट, स्किन स्पेसिफिक IgE मेजरमेंट। तो स्किन प्रिक टेस्ट में क्या करेंगे कि ये एलर्जन को डिमोन्स्ट्रेट करता है। ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड एलर्जन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन द वोलर सरफेस ऑफ द फोरआर्म और बिग एंड शार्प नीडल pricked into the dermis through the drop it introduce एलर्जन into the dermis। हम क्या करेंगे, जो एलर्जन है उसको फोरआर्म में इंजेक्ट कर देंगे, तो हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिली, तो वहाँ पे एक व्हील बन जाएगा, सेंट्रल व्हील बन जाएगा, जैसे हम मोन्टोक्स टेस्ट और ये सब सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, स्किन टेस्ट पढ़ते थे, तो उसमें भी यही किया जाता है कि एलर्जन जो है या जो फॉरेन पार्टिकल है उसको अपन ने डाला माइक्रोब्स को, या यहाँ पे एलर्जन्स की बात हो रही है तो उससे अपन इरिथमा बन गया, व्हील बन गया 15 से 30 मिनट में। तो ये स्किन टेस्ट हो गया। इसके अलावा IgE मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, इन विट्रो टेस्ट है। इन विट्रो टेस्ट होगा, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ स्किन टेस्ट एंड स्पेसिफिक IgE मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा और भी टेस्ट है, जैसे कि रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट, RAST, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट। इसमें क्या होगा, ये भी इन विट्रो टेस्ट है और इसमें क्या है, स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी कंसनट्रेशन इन द पेशेंट सीरम उनको देखने को मिल सकती है। उसको मेज़र करेंगे कि उसकी सीरम कंसनट्रेशन में कितनी IgE एंटीबॉडी बनी है। फिर नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, क्रूड मेथड है। इसमें क्या है, नेज़ल म्यूकोसा को चैलेंज, ये क्या करें कि चैलेंज नेज़ल म्यूकोसा विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ टूथपिक एंड आस्किंग द पेशेंट टू स्नफ इनटू ईच नोस्ट्रिल एंड टू ऑब्जर्व एलर्जिक सिम्टम आर रिप्रोड्यूस। मतलब कि यही है कि जो टूथपिक है उस पर थोड़े से एलर्जन रख देंगे, उसके बाद उसे ऑब्जर्व स्नफ करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एलर्जिक सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस हुए कि नहीं हुए, ये हम टेस्ट लगाएंगे। देन इसके बाद हम ये चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंसिटाइज मास्ट सेल है, तो उसके अगर एलर्जन आया, एंटीजन आया, तो मास्ट सेल पहले से क्या है, सेंसिटाइजेशन हो चुका है, पहले एक्सपोजर हो चुका है, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या न्यूली सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलेंगे, ल्यूकोट्राइन्स निकलेंगे, SRAS। इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोक्सिन A और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये निकले न्यूली सिंथेसाइज मीडिएटर। और परफॉर्म मीडिएटर जैसे कि हिस्टामिन, इसके अलावा ECFA, NCFA। ठीक है, तो ECFA क्या है, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्टिक अफेक्शन इओसिनोफिल टू द साइट ऑफ रिएक्शन। और NCFA क्या है, ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है। फिर हिपेरिन निकलेगा, ओदर्स निकलेंगे, तो ये सब निकलते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, ये सब निकलते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGT2, ये न्यूली सिंथेसाइज मीडिएटर्स हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इधर स्पेसिफिक एलर्जिक स्टिमुलस, जैसे कि IgE मीडिएटेड एंटीबॉडी बनेंगे, और नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई जैसे कि वेदर चेंजेस हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, इमोशनल स्टिमुलाई, सेलिसाइलेट्स हो गए, वायरल इन्फेक्शन, एयर पोल्यूशन, तो इस दौरान भी हमें रिएक्शन देखने को मिल सकती है। यह स्पेसिफिक IgE मीडिएटेड एलर्जिक स्टिमुलाई मिला, तो क्या हुआ, मास्ट सेल और ब्लड बेसोफिल एक्टिवेट हो गई, जिसमें क्या हुआ, फिर उसका जो CAMP और CGMP रेशियो है वो क्या हुआ, कम हो गया, ड्रॉप हो गया। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, रिलीज़ और परफॉर्म ने न्यूली मीडिएटर्स निकले, तो उसकी वजह से फिर वासोडाइलेटेशन होगा। ठीक है, वास्कुलर परमिबिलिटी बढ़ गई, वासोडाइलेटेशन हो गया, जिसकी वजह से नेज़ल म्यूकोसा, डेड टिश्यू में एडिमा, नेज़ल ब्लॉकेज हो गया। तो वास्कुलर परमिबिलिटी बढ़ गई, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, वासोडाइलेटेशन, फिर टिश्यू में एडिमा, नेज़ल ब्लॉकेज।
देन इसके बाद इधर डिस्कस करेंगे तो चेंज इन स्मूथ मसल टोन, मसल्स का टोन चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रोंकोस्पाज्म होने लगा। फिर हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में हाइपर एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से सिक्रीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से फाइनली राइनोरिया। तो मीडिएटर्स निकले, उससे परमेबिलिटी बढ़ गई, वस्कुलर परमेबिलिटी, वासोडाइलेटेशन, टिश्यू इडिमा, नेजल ब्लॉकेज। देन इधर क्या हुआ, मसल का टोन बदल गया जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म। हाइपर एक्टिविटी होगी ग्लैंड्स की जिसकी वजह से सिक्रेशन बढ़ने लगा जिसकी वजह से राइनोरिया। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, रिकरेंट साइनोसाइटिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया साइनस ओस्टिया में, फॉर्मेशन ऑफ नेजल पॉलिप, 2% केसेस में सीरस ओटिटिस मीडिया देखने को मिल सकता है, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, और ब्रोंकियल अस्थमा देखने को मिल सकता है। जैसे कि जिन लोगों में नेजल एलर्जी रहती है उन लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा 20 to 30% ऑफ पेशेंट जो है राइनाइटिस वालों को अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। देन उसके बाद आता है अपना ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, एलर्जेंस को अवॉइड करो, ट्रीटमेंट विद ड्रग और इम्यूनोथेरेपी। तो एलर्जेंस को अवॉइड करना चाहिए ये, क्योंकि जो पिलो विलो हो गया, हाउस डस्ट हो गई, पोलन ग्रेन हो गई, तो सीजनल हो चाहे पेरिनियल हो, दोनों को हमें अवॉइड करना चाहिए एलर्जेंस को जिनसे एलर्जी है। और ट्रीटमेंट विद ड्रग, तो जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स देंगे, ठीक है, तो एंटीहिस्टामिनिक ट्रीटमेंट देंगे जो कि राइनोरिया, स्नीजिंग, नेजल इची को कंट्रोल करेगा। उसके अलावा क्या दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग है वो कब नहीं इफेक्टिव होते हैं, अनदर में बी ट्राइड फ्रॉम डिफरेंट क्लास। तो जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, द डोज ऑफ टाइप ऑफ एंटी हिस्टामिनिक हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, हर एक के लिए अलग अलग रहेगा एंटी हिस्टामिन्स भी। फिर सिम्पेथोमिमेट्रिक ड्रग्स भी दे सकते हैं जैसे ओरल और टॉपिकल। तो सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स जैसे कि अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ड्रग्स हो गए, और साथ में क्या हो सकता है जो कि क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को पे काम करेंगे और कंजेशन एडिमा को कम करेंगे, ठीक है। और साथ में इनके साथ एंटीहिस्टामिन्स भी दे सकते हैं, सूडो इफेड्रिन्स जैसे कि हो गया, और फिनाइल इफ्रेनाइन दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स दे सकते हैं। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल में, बट देयर यूज़ लिमिटेड यूज़ रहेगा इसका, ठीक है। और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये भी दे सकते हैं। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो गया, ये क्या करता है, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देता है और डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और मतलब कि मास्ट सेल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डीग्रेनुलेशन, ठीक है। और साथ में नेजल ड्रॉप का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। फिर एंटी कोलिनर्जिक्स भी दे सकते हैं जो कि राइनोरिया को ब्लॉक करेगा, ठीक है, एलर्जी को, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस दोनों में। इसमें इप्रोटोपियम ब्रोमाइड दे सकते हैं। उसके अलावा ल्यूकोट्रिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स दे सकते हैं। तो सोडियम क्रोमो हो गया, उसके बाद हमने देखा एंटी कोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, फिर उसके बाद ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनाइट्स दे सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, दिस इंक्लूड्स मोंटे लूकास्ट और प्रेंकुलोकास्ट, इसके अलावा जेफिरलुकास्ट। तो ये ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनाइस्ट ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स को, रिसेप्टर को। और एंटी IgE भी दे सकते हैं जिसमें कि ओमेलीजुमाब हो सकता है। और साथ में इम्यूनोथेरेपी में हाइपोसेंसिटाइजेशन, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, और इसको हाइपोसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब ड्रग ट्रीटमेंट फेल हो जाए तब ये देते हैं, तो ये हमें दे सकते हैं इम्यूनोथेरेपी। इट ऑल्सो राइजेस द टिटर ऑफ स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, ओरल एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, ठीक है, और इंट्रानेजल क्रोमोलाइल सोडियम भी दे सकते हैं। एलर्जिक सिम्टम को मॉडरेट सीवियरिटी के हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर्सिस्टेंट डिसीज इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। इसके अलावा एवर सिम्टम्स जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी जैसे कि ओरल नॉन
सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स की कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट है तो उसको फिर क्या करेंगे, कोर्स ऑफ इंट्रानेजल डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं, ओरल डीकंजेस्टेंट और कंजेशन को कम करने के लिए, और अवॉइड एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो स्टेप अप्रोच की बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस में इम्यूनोथेरेपी की। तो यहाँ पे यही है कि ओरल हिस्टामिन दे दो, उसके बाद एलर्जिक सिम्टम को मॉडरेट सिवियरिटी के हो या परसिस्टेंट डिसीज़ है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं की मोनोथेरेपी। उसके अलावा कॉम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं, ओरल सोडेटिंग एंटीहिस्टामिन्स और इंटरनेजल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा और भी परसिस्टेंट है तो ओरल स्टेरॉइड और इम्यूनोथेरेपी। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, परसिस्टेंट शॉर्ट कास्ट ऑफ इंटरनेजल डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, और एलर्जेंस को अवॉइड करना चाहिए, इरिटेंट को अवॉइड करना चाहिए एलर्जिक राइनाइटिस से बचने के लिए। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया एलर्जिक राइनाइटिस।